नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ की खास पेशकश उत्तराखंड आजकल इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे जो आजकल उत्तराखंड में अचानक से माहौल बदलने लगा है, मतलब लोग सड़कों पे आने लगे हैं। तो इसके पीछे की एक इनसाइड स्टोरी है। तो इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे जो ताज़ा घटनाक्रम है, मूल निवास भू कानून की बात हो, अंकिता भंडारी केस की बात हो, जागो उत्तराखंड के पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी की बात हो, और अंकिता भंडारी केस में कोर्ट में हुई अब तक कार्रवाई की बात हो। तो इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे आपके साथ और आपको बिल्कुल एक तथ्य के साथ जानकारी देंगे, क्योंकि इनसाइड स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा सनसनीखेज मसाला है या हम कोई आपको ऐसा वीडियो डालने जा रहे हैं कि जिसमें आपको मतलब ऐसा लगे कि आपके सेंटिमेंट की बात हो रही है। हम बात करेंगे बिल्कुल तथ्यों के साथ, कानूनी पहलू की बात करेंगे। और डीजीपी साहब का बयान आ गया है, यानी उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बयान दिया है आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर, और कुछ बातें उन्होंने कही हैं। उनका पूरा जो बयान है वो सोशल मीडिया में अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, उनके बयान की भी इनसाइड स्टोरी पर हम बात करेंगे। लेकिन बात हम जो भी करेंगे थोड़ा सा एक लीगल कह सकते हैं आप इसे, तथ्यात्मक रूप से करेंगे। तो किसी भी बड़े मुद्दे पर खबर डालते समय जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि खबर एक तरफा नहीं होनी चाहिए। खबर है तो सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और केवी न्यूज़ यही चाहता है कि हम आपको सारी जानकारी दें सही सही। 2 मिनट में बात अपनी खत्म कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। तो अंकिता भंडारी केस की भी करेंगे, मूल निवास भू कानून की भी करेंगे, और उत्तराखंड में बदलती हुई फिजा की बात भी हम करेंगे। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक टूथपेस्ट से। अगर आप इस टूथपेस्ट के विज्ञापन को समझेंगे तो फिर आपकी समझ में पूरी बातें आ जाएंगी कि क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, और क्या वाकई वैसा है जैसा समझाया जा रहा है। आपने 30-40 साल पहले से एक टूथपेस्ट का विज्ञापन टेलीविजन में देखा होगा, कोलगेट। कोलगेट एक व्हाइट रंग का टूथपेस्ट हुआ करता था, और जब इसका विज्ञापन टेलीविजन में आया तो लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये टूथपेस्ट पॉपुलर हो गया। मतलब जो एक पारंपरिक दांत साफ करने के तरीके हुआ करते थे, मतलब नीम का मंजन या काला एक पाउडर आया करता था, लाल दंत मंजन आया करता था, बहुत तरह की ऐसी चीजें आया करती थी जिनको लोग इस्तेमाल करते थे। जब कोलगेट आया सफेद रंग का टूथपेस्ट और उसका विज्ञापन आया कि इससे दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे और दांतों की सारी बीमारियों को दूर कर देगा, तो लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा बताया गया। उस समय बिल्कुल नया प्रयोग था, तो लोगों को एकदम से यकीन भी हुआ। और लोग, बहुत से लोग अभी भी हमारे गाँव में या ग्रामीण क्षेत्र में ब्रश करने को कह देते हैं कि मैं कोलगेट कर रहा हूँ। शुरू में टूथपेस्ट व्हाइट था, और व्हाइट टूथपेस्ट में ही दावा किया गया था इसमें दांतों की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, दांत बिल्कुल चमचमाते हुए सफ़ेद हो जाएंगे। और परिणाम क्या है कि कुछ सालों पहले तक बीडीएस लोग जानते भी नहीं थे क्या होता है। आज आप देखिए, कोटद्वार की बात करूं तो कम से कम 40 से 50 यहाँ पे डेंटल क्लिनिक हैं। तो कहने का मतलब यही है, न तो 5 रुपये की फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा होता है, फिर भी लोग लगाते हैं। और न सिर्फ कोलगेट, अगर व्हाइट से ही दांत सफ़ेद हो जाते तो अब कोलगेट कंपनी को भी लगा कि इससे काम नहीं चल रहा, तो लोगों को कैसे समझाया जाए। फिर कोलगेट कंपनी ने कहा कि जी इसमें नमक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने उसको लाल कर दिया, हरा कर दिया, उसके रंग बदलते गए, और लोगों को इसका कोई खास फायदा हुआ या नहीं, ये तो आप बेहतर समझते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारें भी लोगों को ये समझाती हैं कि ये मुद्दा है। अब उत्तराखंड में अचानक से जो घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे मतलब ये अचानक से नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ की जो शुरुआत होती है बहुत छोटे से होती है। अब चलिए पहले, सबसे पहले बात करते हैं जागो उत्तराखंड के पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर। पत्रकार आशुतोष नेगी और अंकिता भंडारी के माता पिता जब श्रीनगर में धरना दे रहे थे, तो हम भी इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो हम जो सोशल मीडिया में वीडियो जा रहे थे, अब नेशनल मीडिया में तो इसको दिखाया नहीं गया, प्रिंट मीडिया में भी इसको खास तवज्जो नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबरें चल रही थी, और आशुतोष नेगी का अपना जो चैनल है उसमें भी चल रही थी। तो मुश्किल से वहाँ पे 15-20 लोग दिखाई देते थे, और वो बार बार ये आह्वान भी कर रहे थे कि कुछ और लोग इस मूवमेंट में आए, क्योंकि डोप श्रीकोट तो श्रीनगर के पास ही है। लेकिन बहुत छोटा सा मूवमेंट था, 20-25 लोग इसमें दिखाई देते थे, ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते थे। लेकिन अब आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद से आप देखिए तो श्रीनगर, पौड़ी, कर्णप्रयाग, देहरादून, सब जगह इसको लेकर प्रदर्शन होने लगे। अचानक से क्यों होने लगे प्रदर्शन? और आशुतोष नेगी को इस प्रदर्शन की वजह से नहीं अरेस्ट किया गया, ऐसा डीजीपी का कहना है। वो एक पुराने मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। तो चलिए फिर पहले उस मामले की बात करते हैं जिसमें आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष नेगी को 2022 के जुलाई के महीने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कहा पुलिस ने, और इसी मुद्दे पर उनकी गिरफ्तारी हुई संभवतः। और उसके बाद उन पर एक और केस लग गया कि उन्होंने पुलिस की वर्दी फाड़ दी और राजकीय काम में बाधा डाली।
तो आशुतोष नेगी का जो प्रकरण है SC/ST केस का, वो जागो उत्तराखंड में भी अवेलेबल है। बहुत सारे उन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं कि जब 2022 में जुलाई के लगभग आखिरी सप्ताह में उनके ऊपर SC/ST का केस हुआ, तो चूंकि ये अगरोड़ा के पास की घटना थी, पौड़ी से थोड़ा पहले पड़ता है अगरोड़ा, एक छोटा सा बाजार है। तो इस केस में ऐसा नहीं होता कि SC/ST केस में अगर मैं किसी को बोल दूं कि इसने मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग किया है तो सीधे केस हो जाएगा। तो 2022 में जब इसकी जांच हुई तो पटवारी को इसकी जांच दी गई, और पटवारी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी इस केस में, जैसा दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, मतलब उनके पेज में अवेलेबल है, तो पटवारी ने कहा था कि इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा गवाह नहीं मिला जिनसे ये साबित होता हो कि आशुतोष नेगी के साथ जो 3 लोग थे, इन लोगों ने मारपीट की या जान से मारने की धमकी दी या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। और अगरोड़ा के दुकानदारों का भी बयान लिया गया। तो पटवारी ने बयान जब लिया तो पटवारी को बयान में इस बात की पुष्टि नहीं हुई जो आरोप लगाया गया था आरोपी के द्वारा। अब इस केस में गिरफ्तारी हुई है उनकी, हो सकता है अभी कानूनी मामला है, पुलिस बेहतर जानती है कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है, तो अब ये कोर्ट का ही मामला है। हालांकि इसके बाद उन पर एक और आरोप लग गया है कि उन्होंने मारपीट, उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई और पुलिस की वर्दी भी फाड़ी। तो अब पुलिस का जो बयान है ये तो कोर्ट में ही जाके मालूम चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो फिलहाल ये जो केस का मामला था, इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आश्वस्त नहीं थी क्या पुलिस, जो उनके ऊपर एक और केस लगा है। और अब DGP साहब का बयान आ गया है कि आशुतोष नेगी और उनके एक दो मतलब साथियों का जिक्र किया है उन्होंने कि ये लोग एक षड्यंत्र कर रहे हैं और इनका अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का कोई इरादा नहीं है, इनकी कोई योजना है। हालांकि खुलासा नहीं किया उन्होंने। अब आशुतोष नेगी का क्या षड्यंत्र हो सकता है, क्या हो सकता है, इसकी भी थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी में हम डालेंगे नज़र, क्योंकि जो कहना चाह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, ये एक माहौल ख़राब करने की बात है और ये सामाजिक वैमनस्य फैला रहे हैं। और DGP साहब ने ये भी कहा है कि अंकिता भंडारी केस में पुलिस को पूरी छूट थी और उन्होंने धामी जी को भी क्लीन चिट दी है साथ साथ में। ऐसा संभवतः बहुत कम होता है। मतलब अभिनव कुमार जी का कहना है कि मुख्यमंत्री का निर्देश था कि अंकिता भंडारी केस की जांच सख्ती से की जाए और इसमें किसी को बख्शा न जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट में जो केस चल रहा है, पुलिस की जो SIT की जो चार्जशीट है वो ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस ने गलत जांच की, ठीक से जांच नहीं की, क्योंकि जो जांच है उसी के आधार पर तो आरोपी आज जेल में है। तो इसमें जो 2-3 चीज़ें छूट गई थी, उन्हीं चीज़ों को लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता बार बार बयान दे रहे थे, बार बार शक जाहिर कर रहे। तो चलिए फिर बताते हैं इसमें कि इसमें आखिर केस में, क्योंकि हम तो हर डेट में इस केस को देख रहे हैं, सारे गवाहों के बयान हुए हैं, जो भी हुए, तो इसकी जानकारी है। तो जो भी जानकारी देंगे आपको कोर्ट में जो हुई कार्रवाई इसके हिसाब से देते हैं, फिर आगे और मुद्दों पे बात करेंगे। तो अंकिता भंडारी केस तो कोटद्वार न्यायालय में सुना जा रहा है और अभी तक जो भी गवाह हुए हैं, मतलब जो भी बयान हुए हैं, जो बयान हो रहे हैं कोर्ट में, ये पहले हो चुके हैं। एक बार पुलिस इनका बयान ले चुकी गवाहों का और फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद ही चार्जशीट फाइल हुई है। तो अभी तक केस ठीक ठाक है। इस केस में जो शुरुआत में एक गलती हुई है, जो वैसे काफ़ी बड़ी गलती थी, और उसी से ये मामला मतलब नज़र में आ गया। उसी से अंकिता भंडारी के माता पिता को भी थोड़ा सा कोर्ट की कार्रवाई में सरकारी वकील जो जितेंद्र रावत अब नहीं है, उनकी भूमिका को लेकर संदेह हुआ। उनको क्यों संदेह हुआ, फटाफट इस पर नज़र डालते हैं। दरअसल विवेक आर्य इस केस में एक बहुत अहम गवाह है और विवेक आर्य ने जो बयान दिया था पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, उन्होंने कहा था कि अंकिता भंडारी ने विवेक आर्य को बताया था कि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ उनको नशीला पदार्थ मिलाया गया, कोल्ड ड्रिंक में उनके साथ गलत काम हुआ है। अब विवेक आर्य ने ये बयान पुलिस को भी दिया था, मजिस्ट्रेट को भी दिया था, और उन्होंने ये बयान कोर्ट में दोहराना था कि अंकिता भंडारी ने विवेक आर्य को बताया था कि रात को उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया और संभवतः उसके साथ बलात्कार हुआ। अब विवेक आर्य का ये बयान कोर्ट में ठीक तरह से दर्ज नहीं हो पाया। मतलब सरकारी वकील का काम था कि विवेक आर्य के उसी बयान को वो यहाँ पे दर्ज करा दे, और बयान रेप की कोशिश में दर्ज हो गया, जो कि आगे जाके हाई कोर्ट में जाके या जब इसमें आगे कोर्ट में बहस होगी, अगर यहाँ से फैसला आ भी जाता है तो एक मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ से ये मामला तूल पकड़ने लगा। हालांकि वो बात खत्म हो गई, बाद में सरकार ने हटा दिया, यानी DM के आदेश के बाद फिर अंकिता भंडारी के माता पिता को मौका मिला कि वो अपनी पसंद का सरकारी वकील नियुक्त कर ले, जो बाद में अवनीश नेगी आ गए, और यहाँ से भी इसमें बहुत सारे मोड़ आने शुरू हो गए। चलिए फिर इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप, तो इनसाइड स्टोरी में फटाफट खत्म करते हैं कोर्ट के केस की कार्रवाई की, क्योंकि कोर्ट का जो केस चल रहा है ना, इसी से मांगे निकली हैं, इसी मांग से धरना हुआ है।
तो अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं या आशुतोष नेगी थे, वो 4 मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, जिनमें एक मामला था वीआईपी का। चूंकि कोर्ट में केस ठीक है, मतलब इस कोर्ट की कार्रवाई को देखकर हमने जो अनुमान लगाया, तो यहाँ पर से अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलने की बहुत सारी संभावना है। और यहाँ पर जो डिफेंस के वकील है, मतलब आप ये भी सोचते होंगे कि कोर्ट में हो क्यों रहा है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि डिफेंस के जो वकील है अनुज पुंडीर या उनकी टीम है, वो भी तो बहस करती है, मतलब कोई गवाह बयान देता है तो उस पर वो सवाल पूछते हैं। तो चूंकि अब डिफेंस के पास पुष्पदीप और अंकिता भंडारी के बीच जो व्हाट्सएप चैट्स हुआ था, उसकी पूरी डिटेल है, मतलब वो एक बहुत मोटी कॉपी है जिसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, यानी कि व्हाट्सएप चैट की डिटेल है, जिसके आधार पर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अंकिता भंडारी के अपने माता पिता के संबंध अच्छे नहीं थे या उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। लेकिन इस कोर्ट की कार्रवाई में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो आरोपी हैं पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और खासतौर पर पुलकित आर्य, तो उनकी किसके साथ क्या बातचीत हुई, क्या व्हाट्सएप चैट्स है, उसकी डिटेल भी आनी चाहिए। और अब वीआईपी का मामला इसलिए निकल कर आ रहा है कि अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप में कहा था कि उनको किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है, लेकिन अब उस वीआईपी को लेकर तो कोर्ट में केस नहीं है, मतलब कोर्ट ने ये नहीं माना है, मतलब पुलिस की एसआईटी जो चार्जशीट है उसमें वीआईपी का नाम नहीं है। और इसी को लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता ने एक वीआईपी का नाम बताया। अब वो इस मांग को लेकर धरने में बैठे थे। उनकी पहली मांग यही थी कि भाई इस वीआईपी की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जाए कि क्या इन्होंने पुलकित आर्य से बात की या पुलकित आर्य के पिता से बात की या आरोपियों से बात की, या ये व्यक्ति उस समय कहाँ था जिस समय ये घटना हुई। तो सामान्य तौर पर किसी के घर में चोरी होती है, कोई ज्वेलरी की चोरी हो जाए, स्कूटी चोरी हो जाए, कोई और तरह की चोरी हो जाए, तो फिर पुलिस पूछती है लोगों से, पीड़ित से पूछती है आपको किसी पे शक है। तो इसी तरह से आप देखें इसको कानूनी पहलू से, तो अंकिता भंडारी के माता पिता अगर किसी व्यक्ति पे शक जता रहे और वो खाली ये कह रहे हैं कि भाई इनकी फोन की डिटेल होनी चाहिए, मतलब इनकी क्या पुलकित आर्य से बातचीत हुई जिस व्यक्ति पर वो वीआईपी का शक बता रहे, या इनकी विनोद आर्य के साथ कुछ बातचीत हुई, मतलब इनकी लोकेशन चेक की जाए इस व्यक्ति की जिसका नाम उन्होंने वीआईपी बताया है। तो ये उनकी मांग है और ये मांग कोर्ट की कार्रवाई से निकल कर आई है। अब प्रमोद कुमार और रेणु बिष्ट पर कार्रवाई करने की मांग उनकी है दूसरी, और ये दूसरी मांग कोर्ट के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा लॉजिकली सही है, क्योंकि जो रेणु बिष्ट विधायक हैं और एसडीएम है, तो एसडीएम प्रमोद कुमार के फोन करने पर ही जेसीबी चालक ने गेट तोड़ा था, वनंतरा रिजॉर्ट का दीवार तोड़ी थी, उसके बाद जेसीबी चालक चला गया था। तो प्रमोद कुमार ने उनको फोन क्यों किया, ये भी एक जांच का विषय है। और चूंकि रेणु बिष्ट ने उसके बाद उनको दोबारा बुलाया और पूरा रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, जो गवाही में मौजूद है, जो कोर्ट की कार्रवाई में जेसीबी चालक ने बयान दिया, हम आपको वही बता रहे हैं तथ्यात्मक। अब चूंकि रेणु बिष्ट को, ऐसा नहीं है कि रेणु बिष्ट को इस चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन रेणु बिष्ट जो विधायक है एमक्यू सर की, उनको इस चार्जशीट में गवाह बनाया गया है, आरोपी नहीं बनाया गया। मतलब अंकिता भंडारी के माता पिता को ये लगता है कि पहले एसडीएम ने फोन किया, अब चूंकि एसडीएम उस दौरान उस क्षेत्र में तैनात थे जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, जहाँ पे पटवारियों की बहुत सारे बयान है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको शक है और वो ये चाहते हैं कि भाई जब कोर्ट में ये चीज़ें आ गई हैं कि एसडीएम प्रमोद कुमार के कहने पे गेट तोड़ा गया, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रेणु बिष्ट के कहने पे जेसीबी चालक ने रिजॉर्ट को तोड़ा, एविडेंस मिटा दिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब चूंकि जेसीबी चालक का बयान आ गया कोर्ट में, तो उनकी बात में थोड़ा सा दम है दूसरी बात में। अब एसडीएम प्रमोद कुमार की बात करें तो उसके बाद एसडीएम प्रमोद कुमार कोटद्वार में स्थानांतरित हो गए। कोटद्वार में एसडीएम थे। डीएम ने जब इस बात की जांच की अंकिता भंडारी के माता पिता के कहने में कि सरकारी वकील जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो एसडीएम प्रमोद कुमार ने सरकारी वकील को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बाद में डीएम ने सरकारी वकील को हटा दिया। तो उनके ऊपर थोड़ा सा उनको संदेह है। तो वीआईपी की बात हो, एसडीएम की बात हो, रेणु बिष्ट की बात हो, तो इस बात में थोड़ा सा एक लॉजिक लगता है। और तीसरी मांग जो कर रहे हैं कि भाई अंकिता भंडारी के नाम पर नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, तो इस बात में भी दम लगता है, अगर सरकार ने वादा किया था। चौथी बात को लेकर जो उन्होंने कहा है कि पुलकित आर्य को सहयोग कर रही है, इनको बचा रही है, तो उस बात को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अब केस यहाँ से निकला इसीलिए धरना हो रहा है। कोर्ट में केस मजबूत है और हम ये मानते हैं कि जैसा जो डीजीपी है विनोद कुमार, वो कह रहे हैं कि इस केस की जांच पूरी तरह से सही की गई, सख्ती से की गई। पब्लिक सेंटिमेंट था, सरकार को भी लगता था कि लोगों को इस चीज़ को लेकर गुस्सा है, तो उन्होंने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन जिस तरह से आशुतोष नेगी की फ़ोटो पुलिस ने दी है, उस तरह की फ़ोटो नहीं आई आरोपियों की। मतलब आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने उनके साथ उस तरह की फ़ोटो नहीं खिंचाई जिस तरह आशुतोष नेगी की आ रही है। और इसी बात को लेकर रवीश कुमार ने भी कहा है, और रवीश कुमार तो चूँकि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने भी इसको टैग किया है कि भाई आशुतोष नेगी की जो तस्वीर पुलिस ने साझा की है, उस तरह की तस्वीर पुलिस ने जो है पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता की साझा नहीं की। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको इनसाइड स्टोरी। देखिए, आप जागरूक रहिए, सही खबर दिखाएंगे आपको।
हमारा मकसद खाली आपको इनसाइड स्टोरी में कुछ ऐसे तथ्यों को बताने का है जिनको सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार का जो कार्यकाल है वो 2027 तक है। ये अलग बात है कि सरकार की जो भी गतिविधियां कार्यक्रम है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सरकार फिलहाल लोकसभा चुनाव पे फोकस कर रही है और लोकसभा चुनाव जीतना ही सरकार की प्राथमिकता में है, जो माहौल इस समय चल रहा है। अब मूल निवास भू कानून की भी मांग सिर्फ ऐसे ही शुरू हुई थी जैसे यहाँ पे धरना हो रहा था, 20-25 लोग थे। अब हमने भी कुछ दिनों पहले जब सुनना शुरू किया कि मूल निवास भू कानून, शायद आज की जो नई पीढ़ी है पब्लिक स्कूल से निकली हुई उनको तो खैर कुछ मालूम भी नहीं होगा ये मूल निवास भू कानून है क्या। दरअसल उत्तराखंड बनने से पहले पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं दो कमिश्नरियां हुआ करती थी, मतलब गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में था और मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के समय जो पहाड़ी जिले थे उनके लिए एक अलग से बजट आता था यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से। वो बजट का इस्तेमाल कितना हुआ, क्या हुआ, वास्तव में धरातल में वो योजनाएं उतरी उसको लेकर तो कह नहीं सकते। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद से क्या हो गया कि अचानक से कुछ इतनी सारी चीज़ें हो गई जिनको लेकर लोग मतलब अब धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र के उत्तराखंड में मिलने से जो पहाड़ी जिले हैं, जो पहाड़ की मूल भावनाएं हैं, उनका अपमान हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। अब ये मूल निवास भू कानून, ये चीज़ें, अंकिता भंडारी केस, इनको लेकर लोग उमड़ने लगे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि लोगों के अंदर नाराजगी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर और सरकार अपने ही हिसाब से मतलब मुद्दे बना रही हुई, कोलगेट वाली बात है। अब यूसीसी को लेकर शुरुआत से ही पुष्कर सिंह धामी जी इसको लागू करने की बात कह रहे थे और उन्होंने इसको पास भी करा दिया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, वास्तव में आम लोगों को मालूम ही नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है ठीक से। मतलब हमने इसका ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा है, हमने सुना 4000 पेज का ड्राफ्ट है। अब सरकार को यही लगा होगा शायद कि यूसीसी से ये पूरा मामला दब जाएगा। धामी जी ने भी कहा था कि जो लोग मूल निवास भू कानून की मांग कर रहे हैं उनको यूसीसी का समर्थन करना चाहिए। अब मूल निवास भू कानून को लेकर लोग अचानक से इकट्ठा नहीं हो रहे, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सरकार जो है पहाड़ी मूल के लोगों का या मूल निवासियों का उतना ध्यान नहीं रखती अपनी योजनाओं में। अब ऋषिकेश में भी एक घटना हुई थी, विधायक द्वारा, प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक पहाड़ी युवक की पिटाई हुई थी। उस मामले को हल्का लेके सरकार ने उसको इग्नोर ही किया, मतलब प्रेमचंद अग्रवाल ने उसमें माफ़ी भी नहीं मांगी, कोई बयान भी नहीं आया। लेकिन ये चीज़ें लोगों के दिलों में घर कर गई। फिर अंकिता भंडारी केस में जो खबरें आती रही उसको लेकर भी लोगों के मन में संदेह है। अब पूर्व सैनिक जो उत्तराखंड के हैं, जो वन रैंक वन पेंशन को लेकर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसा है कि लोगों के दिल में भी चीज़, लोगों की समझ में ये चीज़ आ रही है कि वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो मूल निवासियों की भावनाओं को आहत कर रहा है। और सरकार इसके जवाब में फिर कोलगेट वाली पॉलिसी लाती है, चाहे वो हल्द्वानी की घटना हो, चाहे वो यूसीसी हो। अब सरकार भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझने लगी है, कन्फ्यूज़ है कि भाई जो लोग हैं ये तो उमड़ते ही जा रहे हैं। अब मूल निवास भू कानून की बात करें, अब थोड़ा सा मुझे मौका मिला था, मैं हल्द्वानी गया था इसको कवर करने के लिए। ज़्यादातर इतनी दूर हम कभी जाते भी नहीं है, जाना नहीं होता। लेकिन जब हमने देखा कि टिहरी में भी हो गया मूल निवास भू कानून की रैली, देहरादून में भी हो गई, तो काफ़ी लोग आ गए बिना प्रचार के। अभी भी कल श्रीनगर में रैली होने वाली है, किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, कहीं पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि इन रैलियों में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मतलब अपर दिल्ली रहने वाले भी सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि जो मूल निवास है, भू कानून है, उसकी ज़रूरत है। गांव छोड़ के लोग शहर में आ गए, छोटे छोटे तराई क्षेत्र में आ गए, मतलब कोटद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में बस गए लोग, और कुमाऊं के लोग हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, काशीपुर में बस गए। लेकिन अब उनको लग रहा है कि उत्तराखंड बनने के बाद से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनसे उत्तराखंड बनने का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे कनेक्ट हो रही हैं। मूल निवास भू कानून भी ऐसा ही था, और जब हम हल्द्वानी गए तो हमने देखा वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और लोग वही बात कर रहे थे जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल हो, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको, मतलब उनको लग रहा है पानी सर से ऊपर निकल गया है, तभी तो अपने ही खर्चे पे, अपने ही संसाधनों पे लोग इतनी दूर दूर रैलियों में जा रहे हैं। कल श्रीनगर में भी रैली होनी है। तो कहने का मतलब यही है कि डीजीपी साहब ने धामी जी को क्लीन चिट दे दी और धामी जी के खिलाफ बहुत जगह नारेबाजी हो रही है, और नारेबाजी इस मुद्दे पर हो रही है ज़्यादातर, मूल निवास भू कानून और अंकिता भंडारी केस पे। तो सरकार को इसे समझना चाहिए और जनभावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अब आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत बड़ा चैनल था या उनका जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र तो लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि उनके खिलाफ जो मामले हैं, अब ये तो ज़्यादातर कानूनी लोगों का कहना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको नहीं मिलती है जमानत तो हाई कोर्ट में उनको जमानत मिल सकती है, मिल जाएगी, ऐसा कहना है। लेकिन अब ये कानूनी मामला है। अब आशुतोष नेगी को भी अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में साबित करना होगा कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो सही नहीं है।
अब जो बात आखिरी में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जिसको लेकर डीजीपी साहब का बयान आया है कि सामाजिक माहौल ख़राब किया जा रहा है। अब इसी को लेकर तो अब पहाड़वाद, जय पहाड़ जय पहाड़ी जैसे आप स्लोगन सुन रहे होंगे, तो इस तरह की चीज़ें फैलने लगी हैं लोगों के जहन में। जिस तरह उत्तराखंड बनने से पहले धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही थी, और अब इन चीज़ों को लेकर ही आंदोलन हो रहा है। तो अंकिता भंडारी पर ही लोगों की नाराज़गी नहीं है। दरअसल सरकार को ये लगता है कि आशुतोष ने की शायद इतनी बीड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारे मुद्दों को लेकर नाराज़गी है। अब चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, अंकिता भंडारी का मामला हो, प्रेमचंद अग्रवाल का मामला हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों को लगता है कि सही से न्याय नहीं हो रहा है, सही से काम नहीं हो रहा है। इसलिए इनसाइड स्टोरी यही है कि लोगों को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड बनने के बाद अब जो मूल निवासी हैं उनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, चाहे वो पलायन की हो, चाहे रोजगार की हो, भर्तियां आ नहीं रही हैं। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में हजारों युवक ऐसे हैं जो क्लरिकल जॉब पाने के लिए तैयारियां करते थे, मतलब पंचायत मंत्री बनना हो, पटवारी बनना हो, अध्यापक बनना हो। अब इस तरह के जॉब्स लगभग भर्तियां हो नहीं रही हैं। लड़के जो हैं ये 30 से 35 साल की उम्र में हो गए, जो लोग ये इस तरह की नौकरियों को करते थे, क्लरिकल की जॉब करते थे, उनके लिए वैकेंसी नहीं है, उनकी शादी होना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जो भी मूवमेंट हो रहा है फिर उसमें लोग आ जा रहे हैं। अब चाहे मूल निवास भू कानून का मुद्दा है तो फिर मूल निवास भू कानून के मुद्दे को ही जोड़ा जा रहा है कि भैया अगर उत्तराखंड में इस तरह के बाहर के लोग आके रिजॉर्ट बना दे रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के अनैतिक काम हो रहे हैं, तो उससे ही अंकिता भंडारी की हत्या हुई। और इसको आप रोजगार से भी जोड़ सकते हैं। भाई एक लड़की जिसको 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए ऋषिकेश के जंगल में बने रिजॉर्ट में जाना पड़ा, तो श्रीनगर में अगर जॉब्स नहीं था तभी तो उसको इतनी दूर जाना पड़ा। तो पहाड़ों में 10,000 रुपये की भी नौकरी नहीं है युवाओं के पास, तो फिर पलायन भी होगा, आंदोलन भी होगा, और इस तरह की चीज़ें होती रहीं। उम्मीद करते हैं जागरूकता के तहत हम आपको खबर दिखा रहे हैं। कल कोशिश तो करेंगे, श्रीनगर भी बहुत दूर है कोटद्वार से, क्योंकि हम कोटद्वार रहते हैं, और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जो आपको दिखाया जाता है उसको देखें जरूर, लेकिन उस पर अपनी भी एक राय रखें। अब मीडिया का तो ऐसा है, देखिए आप जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनके एंकर के खिलाफ मतलब जुर्माना लग गया है। तो किसी एजेंडे को चलाना हमारा भी मकसद नहीं है, लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए, और हम आपको इसकी सही जानकारी ही देंगे। अब जो बड़े बड़े चैनल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज तक है, आज तक का जो आप चैनल देखते होंगे शायद, क्योंकि हम तो देख नहीं पाते, देखते भी नहीं है, तो उसमें खबर कुछ और होती है। मतलब उसमें अंकिता भंडारी की केस खबर आपको नहीं दिखाई देगी, मूल निवास भू कानून की खबर आपको उस चैनल में नहीं दिखाई देगी, और न उसमें जैसे 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर हजारों लोग सड़क पे आते हैं, वो खबर नहीं दिखाते नेशनल मीडिया वाले। लेकिन अगर आप उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म देखें, उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया की बढ़ती हुई लोकप्रियता, अब सोशल मीडिया में तो सारी खबरें लोग ढूंढ के ले आते हैं। उन्होंने कोई पत्रकारिता का कोर्स भी नहीं किया हुआ है, हमने भी नहीं किया हुआ है। तो अब क्या है, उन्होंने स्थानीय जो छोटे मोटे चैनल चलाते लोग, उनको भी मतलब बंद करने के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिए। मतलब आज तक का नेशनल मीडिया आपको कुछ और खबर दिखाएगा, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, और आप अगर यहाँ का देखेंगे उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो वो पूरा अंकिता भंडारी केस की खबर दिखा रहे हैं और मूल निवास भू कानून की खबर दिखा रहे हैं। तो इस तरह का मतलब क्या दिखाया जा रहा है, वही कॉलगेट वाली बात है। तो इनसाइड स्टोरी यही है, अगर आप खत्म करता हूँ अपनी बात को, कि अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का एंगल छोड़ा गया था। इसको लेकर मामला थोड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगा है, लोगों को नाराजगी है। और जब विधायक ने फोन करके जेसीबी चालक को बुलाया था रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए, तो उनको आरोपी नहीं बनाया गया है, मतलब इस केस में उनको एक गवाह के तौर पर शामिल किया गया है, इसलिए भी नाराजगी है। रेणुविष्ट जो विधायक है उन्होंने भी कोर्ट में गवाही देनी है, लेकिन वो गवाह है, जबकि उन्होंने जेसीबी चालक को बोला था तोड़ने के लिए, और जो जेसीबी चालक ने कोर्ट में भी कह दिया, तो हम तो आपको कोर्ट के लिहाज से जानकारी दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर रही हैं कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, मूल निवासी का मतलब पहाड़ी से नहीं है, जो लोग उत्तराखंड में 50 साल से रह रहे हैं 1950 से, उनके साथ, और जो लोग 15-20 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं, एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार अपने एजेंडे के साथ साथ आम लोगों के एजेंडे को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करे, तो उत्तराखंड का भी भला होगा और सरकार को भी फायदा होगा। उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे श्रीनगर से कुछ खबर। तो देखते रहिए, जागरूक रहिए और सही खबर देखिए, सही जानकारी रखिए। भावनाओं में बहना तो इंसान का काम है, लेकिन तथ्यों में रहना बहुत जरूरी है, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।